हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 7 पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपको याद भी होगा, इसका हमने पहला वीडियो देखा अर्थात पहला भाग देखा, जिसके अंदर देखिए कौन से क्रियाकलापों को हमने पढ़ा, तृतीयक क्रियाकलापों को पढ़ा। और आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। बच्चों, चतुर्थ क्रियाकलाप के साथ साथ देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे पर्यटन को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने के लिए दो बिंदु है हमारे पास, एक पर्यटन और दूसरा चतुर्थ क्रियाकलाप। तो देखिए बच्चों, आपको याद भी होगा, पर्यटन का नाम सुनते ही आपको देखिए अपने स्कूल का एक पिकनिक टूर याद आया होगा, या अपने माता पिता के साथ आप घूमने गए होंगे कभी, तो वो टूर याद आया होगा। दोनों के अंदर बड़ा अंतर होता है। माता पिता के साथ यदि हम घूमने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन होता है बच्चों। लेकिन जब हमारे विद्यालय से जब कोई टूर जाता है, उसे हम कहते हैं एजुकेशनल टूर या शैक्षिक। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? भ्रमण कहते हैं बच्चों। वहाँ पर हम देखिए अधिगम भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, तो वहाँ हमारा उद्देश्य बदल जाता है। तो देखिए आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्यटन और पर्यटन के प्रदेश, इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद बच्चों देखिए हम जानेंगे हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बच्चों तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए और स्क्रीन पर इस चित्र को देखिए। यहां पर एक भारत का देखिए बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल का चित्र दिखाया गया है, जिसका नाम क्या है? ताजमहल। बच्चों ताजमहल का नाम आते ही आपको एक शहर भी याद आता होगा, जिसका नाम क्या है? आगरा। क्यों? क्योंकि आगरा के अंदर ही देखिए क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक भी दिखाए गए हैं, देखिए अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हुए। अब आप यहां पर देखेंगे पर्यटन एक यात्रा है। बिल्कुल सही बात है बच्चों की, पर्यटन में हमें क्या करनी पड़ती है? यात्रा करनी पड़ती है। अब यात्रा के लिए हम कोई भी मार्ग को अपना लेते हैं। सड़क मार्ग हो सकता है, वायु मार्ग हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। यहां मैंने बच्चों आपको पहले ही कहा था उद्देश्य, क्योंकि यात्रा का कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है। और यहां आप देखिए कि हमारा जो उद्देश्य कौन सा है इसके अंदर? प्रमोद यानी मनोरंजन। आगे देखते हैं बच्चों अब इसमें। तो देखिए आगे अपने इसमें आता है कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। तो पर्यटन देखिए बच्चों किस में आता है? तृतीयक क्रियाकलाप। जो हमारे पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप, उन्हीं में से एक क्रियाकलाप कौन सा है हमारा? यहाँ पर्यटन। तो उनमें यदि हम देखें तो सबसे बड़ा क्रियाकलाप कौन सा है आज के दिन? पर्यटन सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। और देखिए बच्चों, पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों या स्मारिका को पोषित करता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए बच्चों, पर्यटन भी अपने आप में क्या है? एक उद्योग है। और यह उद्योग किन किन को? देखिए अवसंरचना, फुटकर व्यापार और दूसरा कौन सा है? शिल्प। क्योंकि जब हम पर्यटन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां बहुत सारी वस्तुएं भी खरीदते हैं, और वहां वस्तुओं के खरीदने के साथ साथ देखिए हम खाने का भी आनंद लेते हैं। और उसके अलावा देखिए वहां के जो लोकल चीजें जो निर्मित होती है, उन चीजों को भी हम यहाँ खरीद कर लाते हैं। इस तरह से देखिए पर्यटन अपने आप में क्या बन गया? एक उद्योग बन गया है। आगे देखिए बच्चों, कुछ प्रदेशों में पर्यटक ऋतुनिष्ठ तथा कई प्रदेशों में पर्यटक वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ऋतु विशेष में ही पर्यटक आते जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं बच्चों जहां पर पर्यटक वर्ष भर देखिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया आगरा का ताजमहल, या पूरे वर्ष भर देखिए पर्यटकों का आवागमन होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनकी हम बात करें, जैसे शीत प्रदेश। शीत प्रदेशों के अंदर विशेषकर देखिए जब हिमपात होता है, बर्फबारी होता है, तो अधिक पर्यटक आते हैं। तो इस तरह से देखिए वर्ष, या हम ऐसे कह सकते हैं ऋतुनिष्ठ और वर्ष भर देखिए पर्यटक, तो दो प्रकार से हम इनको बांटते हैं। और यहाँ पर हम देखिए पर्यटन या पर्यटक प्रदेश की हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं भूमध्य सागरीय तट। ये देखिए, और भूमध्य सागर के तट का मतलब होता है किनारा, उसका कोस्टल एरिया के चारों ओर कोषण। कोषण को देखिए हम कहते हैं उषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? उषण।
स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट। अगर हम भारत की बात करें तो दो तरह के तट है, एक पूर्वी तट और एक है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट की देखिए बच्चों हम बात करें वो अरब सागर के किनारे है, उसी की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। तो देखिए दो तटीय क्षेत्र दिखाए गए, एक भूमध्य सागरीय और एक भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यहाँ वर्ष भर देखिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है, आवागमन बना रहता है। और आगे देखिए स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ ऐतिहासिक नगर जो प्राचीन नगर हैं वो भी देखिए पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब पर्यटन के लिए देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनमें से देखिए एक कारक यहां पर लिया गया मांग। और मांग में देखिए विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। किसकी, देखिए अवकाश के कारण। और किसकी मांग बढ़ी है, पर्यटन की। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि सीधा सा है, मांग बढ़ रही है पर्यटन की, किस पर निर्भर है, अवकाश। लोग अवकाश देखिए किस लिए लेते हैं, घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए भी क्या लेते हैं, अवकाश लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ जो प्रभावित करता है वो क्या है, मांग। दूसरा कारक देखिए हम यहाँ पर देखते हैं परिवहन। परिवहन का एक चित्र देखिए आपको इसमें दिखाया गया है। एरोप्लेन का एक चित्र है जिसके अंदर देखिए बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। इन यात्रियों का उद्देश्य अलग अलग है, कुछ पर्यटन के लिए जाते हैं दूसरे देशों में घूमने के लिए, या कुछ लोग देखिए व्यापार के उद्देश्य से जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ। अब सीधी सी बात है, देखिए जब परिवहन के मार्ग नहीं थे, परिवहन के साधन नहीं थे, तो पर्यटन सीमित और क्षेत्रीय हुआ करता था। जैसे ही परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो देखिए हमारा पर्यटन क्या हो गया, राष्ट्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने लगा है। आगे देखिए उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। यह किसका परिणाम है, वायु यात्रा का। क्योंकि इतना आसान हो गया देखिए परिवहन के साधनों का विकास होने के कारण हम देखिए एक देश से दूसरे देश यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी देखिए पर्यटन क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। पहले कैसा होता था, सीमित क्षेत्र का, स्थानीय क्षेत्रों तक, क्योंकि साधन इतने अच्छे होते ही नहीं थे बच्चों। इस तरह से अब आगे देखते हैं तीसरा जो कारक आता है अपने इसमें जलवायु। ये काफी महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। अब आप देखिए यहाँ एक चित्र देख रहे हैं बर्फीले प्रदेश का। यहां पर देखिए घरों के ऊपर बर्फ और आसपास के क्षेत्रों में हिमपात का देखिए दृश्य, यानी शीत प्रदेश। और इसी तरह से हम यहां देखेंगे ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलीन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। बच्चों आप देखिए ये कौन सा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश। अब ठंडे प्रदेश के जो लोग हैं वो किसका इंतजार करते रहते, धूप और गर्म, या हम कह दें गर्म जलवायु का इंतजार करते रहते हैं। यहां जो लिखा है उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, गर्म प्रदेश। दूसरा देखिए क्या है, धूपदार मौसम। इसी तरह देखिए कहा जाता है कि इंग्लैंड के अंदर जिस दिन चमकदार धूप निकलती है, लोग अपने ऑफिसों को छोड़कर देखिए कहां पर जाना चाहते हैं, उस धूप के लिए देखिए समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं। तो इस तरह की देखिए प्रवृत्ति पाई जाती है। और यहां पर भी जो सबसे बड़ा एक कारक है उसका नाम क्या है बच्चों, जलवायु, जो किसको प्रभावित करता है, पर्यटन को प्रभावित करता है। और देखिए बच्चों दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारक बना हुआ है। तो कौन सा कारक है यहाँ पर, जलवायु कारक। और इसीलिए देखिए चित्र में भी दिखाया गया। एक शब्द और आया है देखिए बच्चों, पुलीन। समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर देखिए स्थलाकृति पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, पुलीन यानी तट। तो इस तरह से देखिए यहां पर हम किसको देख रहे हैं, जलवायु। और देखिए गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग अक्सर कहां जाना पसंद करेंगे, ठंडे प्रदेशों में। और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग देखिए कहां जाना पसंद करते हैं, गर्म प्रदेशों में देखिए जाना पसंद करते हैं। इस तरह से पर्यटन फलता फूलता है और वर्ष भर ये क्रियाएं चलती रहती हैं। और देखते हैं देखिए आगे इसके अंदर अगला कारक आता है भूदृश्य।
भूदृश्य का मतलब होता है भूमि पर विभिन्न प्रकार के जो दृश्य दिखाई देते, पर्वत, पठार और मैदान। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की झीलें, ये क्या है, भूदृश्य हैं। ये भी देखिए पर्यटकों को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब है सामान्यतः मानव द्वारा निर्मित नहीं हो, किसके द्वारा हो, प्रकृति द्वारा निर्मित दृश्य हो। उनमें से क्या क्या है, पर्वत हैं, दूसरा क्या है बच्चों, झीलें हैं, उसके अलावा देखिए समुद्री क्या है, तट है। यहां आप एक चित्र भी देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एक झील जिसका नाम क्या है, चिल्का झील। उसके अंदर देखिए यहां पर पर्यटन का आनंद लेते हुए यहां पर पर्यटकों को दिखाया गया है। तो इस तरह से देखिए झीलें भी क्या करती है, आकर्षित। पर्वत यानी कहने का मतलब यह है कि ठंडे क्षेत्र, ये भी क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और उसके अलावा समुद्री तट भी देखिए पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे भारत में देखें तो गोवा का समुद्री तट सबसे ज़्यादा देखिए पर्यटकों को क्या करता है बच्चों, आकर्षित करता है। और देखिए अपने यहाँ पर इतिहास एवं कला। अब देखिए किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों और महलों को देखने के लिए लोग क्या करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। यदि हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, आज भी देखिए यहाँ पर इतिहास में जो रुचि रखने वाले पर्यटक होते हैं अक्सर वहाँ ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। स्थापत्य कला में रुचि रखने वाले पर्यटक देखिए महलों और किलों के लिए पर्यटन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के देखिए क्या दिखाई गई, स्थापत्य कला को दिखाई गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया गेट को दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए एक वन्य जीव अभ्यारण्य को भी दिखाया गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जयपुर के अंदर क्या दिखाया गया, हवा महल को दिखाया गया है। इस तरह से देखिए बहुत सारे, ये कुतुब मीनार को दिखाया गया है। भारत के काफ़ी पर्यटक स्थलों जिनमें से एक कौन सा है, ताजमहल भी है। ये सब किससे संबंधित, इतिहास और विशेषकर स्थापत्य कला से संबंधित। इसके अलावा एक कारक और भी है बच्चों, देखिए जो किसको प्रभावित करता है, पर्यटन को प्रभावित करता है, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति का अंदर देखिए यदि हम देखें उनकी वेशभूषा, रहन सहन, भाषा और बोली किस में आती है, संस्कृति में आती है। दूसरा आता है हमारे पास अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का संबंध होता है अर्थ का मतलब होता है पैसों से, यानी ऐसे पर्यटक स्थल जो काफी सस्ते होते हैं वो पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको किस में शामिल किया गया, अर्थव्यवस्था में। तो अब यहां देखते हैं मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। और देखिए यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। यानी कहने का मतलब जहां खर्चा कम आए ऐसे पर्यटक स्थल काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और लोग जाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बजट में होता है ऐसा, इसलिए। और देखिए बच्चों, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। एक नए देखिए अपने यहाँ पर घरों में रोकना, तो कहने का मतलब है कि एक नया व्यापार का एक नया रूप आया है, या हम कह दें पर्यटन का एक नया रूप आया है। इसके अंदर लोग होटलों में न रुकने के बजाय कहां पर रुकते हैं, लोगों के घरों में। और भारत में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो आगे देखिए, जैसा कि गोवा में हेरिटेज होम्स क्या बना दिए गए, हेरिटेज होम्स, तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। तो कहने का मतलब है गोवा और कर्नाटक में होम शेयरिंग वाली जो स्थिति है, या हम ये कह दें घरों में रुकने वाली जो स्थिति है, ये देखने को मिल जाती है, जो पर्यटन का क्या है, एक नया रूप है। अब देखिए अपने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। अब स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ये भी किस में आती हैं, तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं, या हम कह दें तृतीय क्रियाकलाप के अंदर ही पर्यटन। उसके अलावा देखिए एक चीज हमारे पास क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देखिए एक कड़ी आई है जो अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई है, पर्यटन चिकित्सक।
अर्थात देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो चिकित्सा पद्धति है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर, या हम कह दें दूसरे देश के देखिए रोगी हैं तो अलग देश के अंदर क्या जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो ये पद्धति आज काफ़ी एशिया के देशों में प्रचलन में है और इसी को पद्धति को हम देखें, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, चिकित्सा पर्यटन के महत्वपूर्ण देशों में से कौन सा देश है, बच्चों याद रखना कौन सा देश होगा, भारत। इसके अंदर एक चित्र भी दिखाया गया है, देखिए एरोप्लेन है और उसके अंदर देखिए यहाँ पर रोगियों को लाया गया एरोप्लेन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश के अंदर, जहाँ चिकित्सा सुविधाएं सस्ती हो और आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो सीधा सा है बच्चों, पूछा जाए चिकित्सा पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटन का सीधा सा अर्थ है कि दूसरे देशों में इलाज करवाने के लिए जब लोग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। और देखिए महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। मैंने कहा ना कि दूसरे देशों के लोग रोगों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। और देखिए बच्चों, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया, ये सारे देश कहाँ के हैं? इन देशों की यदि हम बच्चों बात करें तो कौन से महाद्वीप के देश हैं? ये एशिया। और ये देश हैं कैसे? विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है आज देखिए पर्यटन का एक नया रूप, और कौन सा रूप आ गया? चिकित्सा पर्यटन के रूप में एक नया रूप उभर कर आया, विशेषकर एशिया के विकासशील देशों में। परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। ये एशिया के भी कौन से देश हैं बच्चों? दक्षिणी पूर्वी एशिया के विशेषकर देश हैं और इन देशों के अंदर ये पद्धति फल फूल रही है। आगे देखिए, अब आता है अपना महत्वपूर्ण, अब तक जो हम पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप, और अब जो आता है हमारा कौन सा है? चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बच्चों देखिए, हम अपनी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्रियाकलाप दिए हैं उनमें से आपने पढ़ा प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप, और उसके बाद देखिए हमने पढ़ा तृतीय क्रियाकलाप। और अब जो हम पढ़ेंगे कौन से क्रियाकलाप पढ़ेंगे? चतुर्थ क्रियाकलाप, और उसके बाद पढ़ेंगे हम पंचम क्रियाकलाप भी पढ़ेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप। आपको याद होगा तृतीय जो क्रियाकलाप थे उसके अंदर विशेषकर मैंने आपको बताया था सेवाएं, चाहे हमारी संचार सेवाएं हो, चाहे हमारी चिकित्सा सेवाएं हो, इसके अलावा देखिए चाहे हमारी शिक्षा हो, इसके अलावा देखिए परिवहन के हमारे साधन हो, इन सब चीज़ों को हमें किस में पढ़ा? पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा, या हम कह दें पिछले वीडियो के अंदर देखिए हमने इसको पढ़ा। और पिछले वीडियो के अंदर पढ़ने के बाद अब देखिए हम पढ़ते हैं चतुर्थ क्रिया का। इनका सीधा सा जो संबंध होता है बच्चों किससे होता है? ज्ञान से। तो परीक्षा में पूछा जाए कौन से क्रियाकलापों का संबंध ज्ञान से है, तो आप इसका उत्तर देखिए सीधा सा दे सकते हैं, किससे संबंधित है? चतुर्थ। और यदि पूछा जाए सेवाओं से किसका संबंध है? तृतीयक। उद्योगों से किसका संबंध है? द्वितीय। तो इस तरह से हम इन व्यवसायों को पढ़ते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं। कैसे हैं ये? विशिष्ट हैं और जटिल प्रकार के, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है। तो सीधा सा है बच्चों, इनका संबंध किससे? ज्ञान से। याद रखना इस चीज को, ये महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है इसके अंदर। और देखिए अब आगे देखते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सूचना का क्या करना? संग्रहण करना। उसके बाद है सूचनाओं का क्या करना? उत्पादन और उनका प्रकीर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं सूचना का क्या करना? उत्पादन करना। यहां आप देख रहे हैं एक डॉक्टर, और डॉक्टर द्वारा देखिए विभिन्न प्रकार की क्या की जा रही है? रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान या शोध किया जा रहा है। तो इस तरह से देखिए इसका सीधा संबंध किससे? ज्ञान से। अगर चिकित्सा सेवाओं की बात आए तो देखिए तृतीयक व्यवसाय आ जाता है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें किसकी? अनुसंधान की बात करें तो ये किस में आ जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें
चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। सीधा सा है, किस पर केंद्रित हैं? अनुसंधान, रिसर्च या शोध पर आधारित। और दूसरा इनका संबंध किससे होता है? विकास, डेवलपमेंट से। और विशिष्टीकृत ज्ञान, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, बार बार देखिए यहां सामान्य ज्ञान की बात नहीं करते हम, विशेषीकृत या विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? विषय विशेषज्ञ होते हैं। प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। तो यानी विशिष्टीकृत ज्ञान, और इस ज्ञान में ये लोग क्या होते हैं? कुशल होते हैं और प्रशासक भी होते हैं उस ज्ञान के अंदर। आगे देखते हैं, कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। ये क्या है बच्चों? इसके उदाहरण हैं। अगर पेपर में पूछा जाए चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण क्या हैं, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर बता सकते हैं। इसी तरह से देखिए हम चलते हैं किसके ऊपर? पंचम क्रियाकलाप के ऊपर। तो चतुर्थ का संबंध किससे था? ज्ञान से। और अब अंतिम जो क्रियाकलाप आता है जिसका नाम क्या है? पंचम क्रियाकलाप। तो बच्चों अब हम यहां पर देखेंगे पंचम प्रकार के क्रियाकलाप। और देखिए पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। बच्चों याद रखना, पंचम जो क्रियाकलाप में क्या है? नवीन और वर्तमान विचारों की संरचना और उनका क्या करना? पुनर्गठन से संबंधित होते हैं। तो ये कौन से क्रियाकलाप? हमारे पंचम क्रियाकलाप। आगे देखिए, प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक, यानी कहने का मतलब है ये पेपर में पूछा जाए स्वर्ण कॉलर किन्हें कहा गया है, तो हम बात करेंगे पंचम क्रियाकलापों को। अपनी पाठ्य पुस्तक के अंत में क्रियाकलाप भी दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कॉलर्स के बारे में पूछा गया है। रेड कॉलर, गोल्ड कॉलर, इस तरह से ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, हम बात करेंगे लास्ट के अंदर इन क्रियाकलापों की। तो इनका संबंध किससे है? स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय से संबंधित है। आगे देखते हैं, कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सीधा सा है, पंचम जो क्रियाकलाप में आते हैं वो कौन आते हैं? प्रबंधन करने वाले और प्रशासन करने वाले अधिकारी विशेषकर किस में आते हैं? पंचम में आते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया जैसे वित्त है, विधि है, वैज्ञानिक है, और उसके अलावा देखिए अनुसंधान है, सरकारी अधिकारी हैं, और कार्यालयों के अंदर कार्य करने वाले अधिकारी, ये सब किस में आते हैं? पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों आगे देखिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है, क्योंकि यहाँ देखिए संख्या कोई ज़्यादा यहाँ पर देखिए प्रभावित नहीं करती है, उसकी अपेक्षा देखिए यहाँ प्रभावित क्या करता है? उनका ज्ञान, या वो अपने जिस विषय के वो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा प्रभावित करता है। इस तरह से आगे और देखते हैं। देखिए पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन और होम शेयरिंग है। बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाए पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? दो प्रवृत्तियां हैं इसके अंदर, एक का नाम तो है बाह्य स्रोतन और दूसरा कौन सी है? होम शेयरिंग। तो दोनों को याद रखना और दोनों को मैं डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। बाह्य स्रोतन क्या है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग कहा जाता है, और इसी तरह से क्या है? होम शेयरिंग। तो यहां देखते हैं, देखिए ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान, एक तो देखिए क्या आता है इसमें? अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, ई लर्निंग को ई अधिगम भी कहते हैं बच्चों, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान,
कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। तो बाह्य स्रोतन के उदाहरणों के रूप में किन किन को शामिल किया गया? ई लर्निंग को शामिल किया गया, अनुसंधान को शामिल, और बौद्धिक संपदा, उसके अलावा कानून, व्यवसाय और किसको? बैंकिंग को इसमें क्या किया गया है बच्चों? शामिल किया गया है। इस तरह से देखिए हम एक एक करके पंचम जो सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो नवीन प्रवृत्ति आई, बाह्य स्रोतन। तो बाह्य स्रोतन क्या है इसको जानेंगे। देखिए बच्चों, बाह्य स्रोतन क्या है? बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, दूसरा नाम क्या दिया गया इसको? ठेका देना। दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी भारी अभिकरण को काम सौंपना है। अब आप समझ गए होंगे, एक तो देखिए शब्द आया है बच्चों दक्षता, और दूसरा शब्द आया है लागत। बाह्य जो स्रोतन है इसके अंदर दो चीजों को देखिए महत्व दिया जाता है, एक तो लागत कम करना और दूसरा देखिए दक्षताओं को बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना। इसलिए हम कार्य को किसी बाहरी व्यक्ति को दे देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यदि हमें सस्ते श्रमिक मिलते हैं किसी देश के अंदर, जैसे किसी कॉल सेंटर की बात करें, कॉल करने वाले देखिए कार्मिक हमें सस्ते मिलते हैं, तो हम देखिए उसे हायर कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी देश के हों वो कॉल सेंटर पे कार्य करने वाले, कहीं भी हो सकता है, या किसी शहर विशेष के हों। मान लीजिए हमें बेंगलोर के अंदर कॉल सेंटर खोलना है, तो वहाँ पर देखिए हमें श्रमिक क्या मिलेंगे? महंगे मिलेंगे, और महंगे मिलने के साथ साथ हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो क्यों नहीं देखिए जहाँ सस्ते श्रमिक मिलते हैं वहाँ कॉल सेंटर खोल दें, तो वहाँ से भी कॉलिंग हो सकती है। तो इसलिए ये बाह्य स्रोतन के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात जहां हमारी लागत कम हो और दक्ष व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो जाएं, तो वो किस में शामिल किया जाए? बाह्य स्रोतन में। और देखिए जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपरतन या ऑफ शेयरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपरतन और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है। यानी जब हम दूसरे देशों के अंदर देखिए, ये कहें कि समुद्र पार का मतलब सीधा सा दूसरे देश, अगर दूसरे देशों में स्थानांतरित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? याद रखना, ऑफ शेयरिंग भी कहा जाता है। आगे देखिए इसके अंदर, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं, कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। तो देखिए इसके अंदर किसी एक चीज को शामिल नहीं किया जाता। बाह्य स्रोतन की यदि हम बात करें, बहुत सारे क्रियाकलापों को इसमें देखिए, एक तो क्या है हमारी सूचना प्रौद्योगिकी, उसके अलावा देखिए मानव संसाधन, और उसके अलावा देखिए ग्राहक सहायता, और एक क्या है अपने कॉल सेंटर की बात की गई है। कई बार देखिए इसके अंदर किसको शामिल कर? विनिर्माण को भी इसमें क्या किया जाता है बच्चों? शामिल कर लिया जाता है। और अभियांत्रिकी जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियरिंग को भी इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं, एक कॉल सेंटर का चित्र है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोग कॉल सेंटर पे बैठे हुए हैं और अपना एक तरह से देखिए जो भी कार्य है उस कार्य को क्या कर रहे हैं बच्चों? संपादित कर रहे हैं। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं, और वहीं से देखिए अपनी समस्याओं का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। इस तरह से देखिए ये तो क्या था? बाह्य स्रोतन। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, और हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती हैं। तो कहने का मतलब देखिए यूएसए और दूसरा कौन सा? जापान। दो देशों का एग्जाम्पल लिया है। इन लोगों द्वारा देखिए छोटे छोटे सेंटर खोल दिए जाते हैं, जैसे हैदराबाद और मनीला के अंदर, और इन सेंटरों पर देखिए ये कार्य करवाते हैं क्योंकि इन्हें बड़े आसानी से श्रम सस्ते में मिल जाता है। दूसरा, दक्ष लोग इन्हें मिल जाते हैं ताकि इनकी लागत क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। इसलिए अगर इसी कार्य को यूएसए में करवाया जाए या जापान में करवाया जाए तो वहां पर क्या होगा बच्चों, लागत बढ़ जाती है। यही बाह्य स्रोतन कहलाता है, यानी दूसरे क्षेत्रों के अंदर कार्य करवाना ताकि उनकी लागत कम हो जाए। और लागत कम करने के लिए दो कारण हैं, एक तो हमें दक्ष व्यक्ति चाहिए और दूसरा श्रम कैसा चाहिए, सस्ता चाहिए। और अब हम देखते हैं यहां पर अंतिम इसके अंदर देखिए अंकीय विभाजक। ये क्या है, डिजिटल विभाजक भी कहलाता है बच्चों। अंकीय विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिजिटल। डिजिटल का सीधा सा संबंध होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं सूचना तकनीकी। और सूचना के साथ साथ देखिए हम कम्युनिकेशन यानी संचार तकनीकी को भी शामिल करते हैं, इसलिए हम कहते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी को बच्चों शॉर्ट में कहा जाता है आईसीटी। क्या कहा जाता है, आईसीटी। तो सीधा सा है यहां पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या प्रौद्योगिकी। और ये किसके अंदर आती है, डिजिटल दुनिया के अंतर्गत ही आती है तकनीकी। आज यदि आप सूचनाओं को देख रहे हैं बच्चों, पूरे विश्व में एक समान सूचना तकनीकी का देखिए वितरण नहीं है। कहीं पर तो ये सूचना तकनीकी काफ़ी प्रभावित करने वाली है, अर्थात लोगों की पहुंच तक है। जैसे विकसित देश, बहुत सारे विकासशील देश ऐसे हैं जहां पर ये तकनीकी आज भी सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो कहने का मतलब है विकसित और विकासशील देशों के अंदर ये क्या पाया जाता है, डिजिटल विभाजन पाया जाता है, अंकीय विभाजन पाया जाता है। और जब तक ये अंकीय विभाजन होगा संपूर्ण दुनिया देखिए एक जैसी हो नहीं सकती। और इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है, आईसीटी। और आईसीटी का ही पूरा नाम क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। आगे देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। याद रखना, पूरे ग्लोब का मतलब क्या है, विश्व में ये कैसा है, समान वितरण है या असमान वितरण है। और आगे देखिए, निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई देश अपने देशवासियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए सूचना तकनीकी कितने आसानी से उपलब्ध करा पाता है या नहीं करा पाता है, और इसी पर बात की गई है। और आगे देखिए, विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, यानी विकसित देश तो काफ़ी आगे हैं बच्चों, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए अंकीय विभाजक क्या है, बच्चों याद रखना, इसका उत्तर लिखना है विकसित और विकासशील देशों के अंदर सूचना एवं संचार तकनीकी की सुविधाओं का देखिए जो अंतर पाया जाता है, उसी अंतर को क्या कहते हैं हम, अंकीय विभाजक। और इसी का नाम क्या है, डिजिटल विभाजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, डिजिटल विभाजक। और देखिए बच्चों, उदाहरण भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्यंभावी है कि महानगर केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। देखिए बच्चों, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। दो देश हैं, एक विकासशील देश और दूसरा कौन सा है, विकसित देश। तो रूस तो कैसा देश है, इसके अंदर रूस की यदि बात करें विकसित देश, और भारत कैसा देश है, विकासशील देश। दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, अंकीय विभाजन पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के आधार पर दोनों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और यही अंतर क्या कहलाता है, अंकीय विभाजन कहलाता है। तो बच्चों अब हम देखें, अंत में क्रियाकलाप करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है क्रियाकलाप। और इस क्रियाकलाप को करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा पिछला वीडियो जो इससे पहले मैंने आपको देखिए यहाँ पर पढ़ाया था, उस वीडियो के अंदर वहीं से हमारे क्रियाकलाप का संबंध है। और
एक आज का जो हमारा वीडियो है इससे भी इसका संबंध है। तो देखिए अपने क्रियाकलाप के अंदर जो दिया गया पाठ्य पुस्तक में उसमें पूछे हैं कॉलर का रंग, यानी जो कार्मिक काम करते हैं उन कार्मिकों की कॉलर को विभिन्न प्रकार के क्या दिए गए हैं बच्चों, रंग दिए गए हैं और उन्हीं रंगों के आधार पर देखिए आपको पता लगाना कौन से कॉलर का व्यक्ति किस तरह के क्रियाकलाप करता है। दूसरे इसमें दिया गया कार्य की प्रवृत्ति। तो सबसे पहले आता है लाल कॉलर जिसे कहा जाता है रेड कॉलर। और रेड कॉलर बच्चों आपको याद होगा, और याद यदि नहीं भी है तो यहां पर देखिए किस में आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रियाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मछली पकड़ना, खनन करना, भोजन को इकट्ठा करना, पशुपालन, कृषि, किसमें थे ये प्राथमिक क्रियाकलाप। और प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो श्रमिक थे उनको क्या कहा गया था, रेड कॉलर या लाल कॉलर कहा गया। उसके बाद देखिए बच्चों आता है स्वर्ण कॉलर। और स्वर्ण कॉलर की बात तो आज के वीडियो में ही मैंने आपको बताई थी। याद करो कौन से क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप के अंदर आया था स्वर्ण कॉलर। तो यहां पर दे रखा है नवीन प्रौद्योगिकी, अर्थात इसका सीधा सा संबंध किससे बच्चों, नवीन तकनीकी से संबंध है। किसका, स्वर्ण कॉलर का, जिसे हम कहते हैं गोल्ड कॉलर के नाम से भी जानते हैं। और देखिए बच्चों उसके बाद आता है व्हाइट कॉलर, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वेत कॉलर। और श्वेत कॉलर के अंदर देखिए कार्य की प्रवृत्ति उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों के श्रमिक। यहां पर श्रमिक तो हैं लेकिन कौन से हैं, उच्च तकनीकी से संबंधित, अर्थात उद्योगों के अंदर उच्च तकनीकी का प्रयोग करने वाले कार्मिकों को क्या कहा जाता है, इन कार्मिकों को कहा जाता है व्हाइट कॉलर या श्वेत कॉलर कहा जाता है। और देखिए बच्चों उसके बाद आता है ब्लू या नीला कॉलर। ब्लू या नीला कॉलर की यदि हम कार्य की प्रवृत्ति देखें तो शारीरिक श्रम का, शारीरिक रूप से देखिए मानसिक नहीं है, यहां पर कौन से श्रम की बात कही गई, शारीरिक। और विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम जैसे उद्योगों के अंदर होते हैं, एक तो मशीन द्वारा और एक मानव द्वारा। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के अंदर तो कौन से थे, स्वर्ण, और उसके बाद कौन सा था, श्वेत। लेकिन यदि हम शारीरिक श्रम की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, ब्लू या नीला कॉलर आता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा अध्याय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस अध्याय के मैंने आपको 2 वीडियो दिखाए। पहले वीडियो के अंदर तो तृतीय क्रियाकलापों की बात की थी हमने, और द्वितीय वीडियो के अंदर चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की हमने बात की है। और साथ में हमने पर्यटन की बात की, और पर्यटन के अंदर भी चिकित्सा पर्यटन की विशेष हमने बात की है। और अंत में पढ़ा था हमने अंकीय विभाजन, और उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, एक क्रियाकलाप। तो बच्चों अच्छे से दोनों वीडियो को देखना और अच्छे से उसके नोट्स बनाना और उसे अच्छे से याद भी करना, ताकि हम अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकें। अभ्यास देखिए हम कर सकें। अगले वीडियो के अंदर मैं देखिए लेके आऊंगा अभ्यास प्रश्न, और उसके साथ साथ आपको नोटबुक भी लेके आनी है। तब तक के लिए बच्चों सभी को धन्यवाद बच्चों।